पूरे उत्साह के साथ सभी सुनने वालों का स्वागत है आज की इस एक नई और काफी गहरी चर्चा में। हाँ, सभी को हेलो। और आज का टॉपिक सच में बहुत मजेदार होने वाला है। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसी ऊर्जा या एनर्जी के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद रहती है, जिसके बिना हमारी जिंदगी का अनुभव शायद एकदम अलग और बेरंग होता। सही कहा। मतलब आमतौर पर हम इसके पीछे के विज्ञान या इसकी फिजिकल रियलिटी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, बस इसको एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जैक्टली। और वही हमारी आज की इस चर्चा का विषय है, यानी साउंड, ध्वनि। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस एनालिसिस के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो काफी डिटेल्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स हैं। इसमें डायग्राम्स भी हैं और विजुअल्स भी हैं। हाँ, मैं वही देख रही थी। इन सोर्सेज में साउंड के बिल्कुल बेसिक आधार से लेकर उसकी वेव मैकेनिक्स, कंप्रेशंस, रेरिफैक्शंस और पिच तक के कॉन्सेप्ट्स को लाइन बाय लाइन कवर किया गया है। और ये नोट्स इसलिए भी खास हैं क्योंकि इनका फॉर्मेट बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल से शुरू होता है और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फिजिक्स की तरफ बढ़ता है। राइट। तो आज हमारा मिशन ही यही है कि हमें नोट्स को बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिकोड करें ताकि सभी सुनने वालों को एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि आवाज असल में पैदा कैसे होती है और दिमाग तक पहुंचने में किस साइंस का पालन करती है। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से होती है। नोट्स के पहले ही हिस्से में एक बड़ी क्लियर डेफिनेशन दी गई है जिसे मैं पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces a sensation of hearing in our ears। ये स्टेटमेंट सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल पे ये काफी डीप है। वही तो, मतलब हम साउंड को अक्सर किसी चीज की बस एक आवाज समझते हैं, पर साइंस के नजरिए से ये प्योर ऊर्जा है। हाँ, एक एनर्जी का ही रूप है। जैसे लाइट एक एनर्जी है जो देखने का एहसास देती है, या थर्मल एनर्जी हमें गर्माहट महसूस करवाती है। ठीक वैसे ही ये अकूस्टिक एनर्जी या साउंड एनर्जी हमारे कानों में सुनने के शक्ति को ट्रिगर करती है। और ये एनर्जी पर्सपेक्टिव सबसे जरूरी लेंस है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि जब हम इसे एनर्जी मानते हैं तो हमें फिजिक्स के बेसिक लॉज याद आते हैं। कौन सी वाली लॉ? वही कि एनर्जी खुद पैदा नहीं होती। हाँ, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा कभी खुद से क्रिएट नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। मतलब आवाज पैदा करने के लिए पहले किसी और तरह के एनर्जी का इस्तेमाल होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और इसका जवाब नोट्स की अगली ही लाइन में बिल्कुल साफ शब्दों में मिल जाता है, जहां लिखा है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी किसी भी वस्तु के कंपन से ही साउंड एनर्जी पैदा होती है। हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे तेजी से मूव करता है, जिसे इन नोट्स में टू एंड फ्रो मोशन कहा गया है। राइट, टू एंड फ्रो मोशन। हाँ, तो वही जो मैकेनिकल या काइनेटिक मूवमेंट होता है ना, वही साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए सोर्सेज में काफी सारे क्लासिक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैं बताती हूँ, जैसे एक खिंची हुई रबर बैंड को जब हम छोड़ते हैं तो उसका तेजी से हिलना एक ट्वैंग की आवाज निकालता है। हाँ, और चिड़िया का अपने पंख फड़फड़ाना भी इसका एक एग्जाम्पल है। या फिर ड्रम पर स्टिक से मारना और एक मेटल के ट्यूनिंग फोक को हिट करना। इन सभी विजुअल से एक बात तो क्लियर है कि मैकेनिकल मूवमेंट से हवा में हलचल होती है। बिल्कुल। और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स या भारी चीजें ही नहीं, ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से भी एक बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल इन नोट्स में दिया है। ओह, इंसानी आवाज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हमारी खुद की आवाज या ह्यूमन वॉइस भी तो पूरी तरह से इसी वाइब्रेशन के नियम पर आधारित है। ये पॉइंट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था जब मैं इसे पढ़ रही थी। हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनका मैकेनिज्म ठीक किसी रबर बैंड जैसा ही होता है ना? एकदम सही। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा पूरे फोर्स के साथ उन वोकल कॉर्ड्स के बीच की एक काफी छोटी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है, और उस दबाव की वजह से वोकल कॉर्ड्स में तेजी से वाइब्रेशन होता है। हाँ, और यही कंपन उस हवा की काइनेटिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल देता है। अगर कोई व्यक्ति बोलते वक्त अपने गले पर हाथ रखे तो वो इस फिजिकल टू एंड फ्रो वाइब्रेशन को बाकायदा महसूस कर सकता है। बिल्कुल, करके देख सकते हैं। बिना इस फिजिकल मूवमेंट के आवाज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। क्या सवाल है? वाइब्रेशन से एनर्जी तो चलो पैदा हो गई, लेकिन ये ऊर्जा किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से निकलकर हमारे दिमाग तक या कानों तक ट्रैवल कैसे करती है? इसके लिए हमें नोट्स के अगले मेजर सेक्शन पर जाना होगा, जिसका हेडिंग है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। हाँ, और यहाँ साफ शब्दों में एक कंडीशन दी गई है। नोट्स कहते हैं कि साउंड को अपने सोर्स से लिसनर तक ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल यानी मीडियम की जरूरत हमेशा होती है।
ये सबसे बड़ा रूल है साउंड का। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे जिसे बोल्ड में लिखा गया है वो ये है कि साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये आवाज और रोशनी के बीच का एक काफी बड़ा अंतर है देखा जाए तो। हाँ, लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है पर साउंड नहीं। क्यों? क्योंकि वैक्यूम का मतलब है ऐसी जगह जहां हवा का एक कण या एक भी पार्टिकल मौजूद ना हो, और साउंड जैसा हमने अभी देखा बेसिकली एक मैकेनिकल प्रोसेस है जहां एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का देता है, राइट? एग्जैक्टली। तो जब वहां पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो बिना पार्टिकल्स के ये प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए आउटर स्पेस में जहां वैक्यूम होता है वहां कोई आवाज नहीं होती। हाँ, चाहे वहां कितना भी बड़ा स्टार एक्सप्लोड क्यों ना हो जाए, उसकी आवाज हमें नहीं सुनाई देगी, क्योंकि एनर्जी को कैरी करने के लिए कोई मीडियम वहां है ही नहीं। इन्हीं विजुअल नोट्स में इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए 3 अलग-अलग प्रैक्टिकल सिनेरियोज के डायग्राम्स भी हैं। मैं उन्हें डिस्क्राइब करती हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। पहले डायग्राम में एक घंटी बज रही है और उसके वाइब्रेशंस हवा में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी गैस मीडियम में, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे कॉमन मीडियम है। और दूसरा डायग्राम? दूसरे में पानी के अंदर 2 पत्थरों को टकराते हुए दिखाया गया है, जहां साउंड लिक्विड मीडियम में सफर कर रही है। जैसे पानी या जहाज और सबमरीन्स पानी में साउंड का यूज करते हैं। और तीसरा तो सबका फेवरेट बचपन का एक्सपेरिमेंट होगा। हाँ। वो टॉय टेलीफोन, जहां 2 पेपर कप्स एक धागे या स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं। वहां वो स्ट्रिंग एक सॉलिड मीडियम का काम कर रही है। तो इन तीनों माध्यम में एक चीज कॉमन है कि ये फिजिकल पार्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नोट्स का जो सबसे टेक्निकल और फैसिनेटिंग हिस्सा है ना, वो इसके बाद आता है। आप उस लाइन बाय लाइन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, जहां बताया है कि आखिर मीडियम के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। हाँ, यहाँ फिजिक्स का एक बड़ा ही एलिगेंट सीक्वेंस समझाया गया है। मैं समझाता हूँ प्लीज। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो सबसे पहले अपने ठीक पास वाले मीडियम के पार्टिकल पर एक फोर्स लगाता है। ओके। इस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल अपनी आराम की स्थिति से, जिसे मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, वहां से थोड़ा हिल जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है। यानी वो अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसक जाता है। बिल्कुल। अब ये पहला पार्टिकल आगे बढ़कर अपने ठीक पड़ोसी पार्टिकल यानी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। हाँ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कैच है। क्या कैच है? दूसरे पार्टिकल को धक्का देने के बाद पहला पार्टिकल एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी पुरानी मीन पोजीशन पर लौट आता है। ओह, अच्छा, इसका मतलब है कि वो पहला पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर आगे लिसनर तक नहीं चला गया, वो सिर्फ थोड़ा आगे गया, उसने दूसरे को धक्का दिया और वापस अपनी जगह पर आ गया। एग्जैक्टली। और इसी पूरे टू एंड फ्रो प्रोसेस को हम ऑसिलेशन कहते हैं। फिर वो दूसरा पार्टिकल तीसरे को डिस्प्लेस करता है, तीसरा चौथे को। ये तो बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह लग रहा है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक डिस्टर्बेंस हमारे कानों के पर्दे तक नहीं पहुंच जाती। सही पकड़ा आपने। यहाँ नोट्स में एक लाइन को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है और मैं चाहूंगा सभी इस पे ध्यान दें। नोट दैट पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल बट डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स। ये सच में काफी बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है दोस्तों। आमतौर पर ना हम सोचते हैं कि आवाज आई मतलब हवा चलकर हमारे पास आई, पर असल में ये सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है शुरू में, पर मैकेनिक्स के हिसाब से यही सच है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं। कैसा उदाहरण? एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनने वाली मैक्सिकन वेव का उदाहरण। हाँ, वो जो दर्शक बनाते हैं हाथ उठाकर। हाँ, जब क्राउड वेव बनाती है तो कोई भी इंसान अपनी सीट छोड़कर पूरे स्टेडियम का चक्कर नहीं लगाता ना। नहीं, वो तो बस अपनी जगह पर खड़े होते हैं और वापस बैठ जाते हैं। पर वो वेव देखिए, वो जो डिस्टर्बेंस है वो पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा लेती है। ठीक वैसे ही हवा के पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी लिसनर तक पास हो जाती है। ये डिस्टर्बेंस वाले पॉइंट से ना हम नेचुरली इन नोट्स के अगले और थोड़े और एनालिटिकल हिस्से में आ जाते हैं, जिसका हेडिंग है वेव्स। हाँ, यहाँ से टेक्निकल वेव मैकेनिक्स शुरू होती है। सोर्सेज में वेव की डेफिनेशन बहुत ही क्लियर दी गई है। मैं पढ़ती हूँ। A wave is a disturbance that travels through a medium, transferring energy from one point to another. और जैसा अभी हमने लाइन बाय लाइन देखा कि मीडियम के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं, उनका कोई नेट मूवमेंट आगे की तरफ नहीं होता, जो ये प्रूफ करता है कि साउंड फंडामेंटली एक वेव है। बिल्कुल। पर नोट्स यहाँ रुकते नहीं हैं। वो आगे चलकर इन वेव्स को 2 अलग-अलग जियोमेट्रीज में डिवाइड करते हैं। हाँ, मैं इस चार्ट को देख रही थी। ये ज्योमेट्री पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की दिशा पर आधारित है, राइट? सही कहा। वेव का आगे बढ़ना और पार्टिकल्स का वाइब्रेट होना, इन दोनों दिशाओं के आपसी रिलेशन के आधार पर वेव्स 2 तरह की होती हैं। तो पहला केस क्या है?
पहला केस वो है जहां पार्टिकल्स उसी दिशा में वाइब्रेट करते हैं जिस दिशा में वेव आगे बढ़ रही होती है। इसे पैरेलल वाइब्रेशन कहते हैं। और दूसरा केस जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं? हाँ, जहां पार्टिकल्स वेव की दिशा के ठीक 90 डिग्री पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। इन दोनों को समझाने के लिए नोट्स में पूरा लाइन बाय लाइन कंपैरिजन दिया है। वो चार्ट मेरे सामने ही है। इसमें लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स की बात की गई है। अगर मैं इस चार्ट के पहले पॉइंट को देखूं तो सबसे पहले लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स आती हैं। इनका बिहेवियर कैसा बताया गया है? इस कैटेगरी में पार्टिकल्स की मोशन और वेव की प्रोपगेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यानी अगर एनर्जी सामने की तरफ जा रही है तो पार्टिकल्स आगे पीछे ऑसिलेट करेंगे। और साउंड वेव्स इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, इसमें एक और मस्त एग्जाम्पल है, एक स्प्रिंग या स्लिंकी का। अगर आप एक स्लिंकी को लंबा खींचकर छोड़ते हैं तो जो वेव बनती है वो लॉन्जिट्यूडनल ही होती है। और इन वेव्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम्स में बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं। चार्ट में एक और पॉइंट है कि जब ये वेव्स मीडियम से गुजरती हैं तो मीडियम के प्रेशर और डेंसिटी में बदलाव आता है। ये प्रेशर का पॉइंट आगे बहुत काम आएगा, पर उससे पहले ट्रांसवर्स वेव्स को देख लेते हैं। चार्ट में इसका मैकेनिज्म क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स, इसमें वाइब्रेशन पैरेलल नहीं बल्कि परपेंडिकुलर होता है। अगर वेव आगे बढ़ रही है तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मोशन करेंगे। जैसा हम रस्सी हिलाते हैं तब होता है। एग्जैक्टली। रस्सी को एक कोने से पकड़कर हिलाने पर जो लहरें बनती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, या फिर पानी की सतह पर पत्थर फेंकने से जो रिपल्स बनते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है जो चार्ट में लिखी है कि ट्रांसवर्स वेव्स को आगे बढ़ने के लिए मध्यम में रिजिडिटी चाहिए होती है। इसीलिए ये सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स के सरफेस पर ही चल सकती हैं। हाँ, इनका गैसेस के अंदर बढ़ना नामुमकिन है और इसमें प्रेशर या डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन डिफरेंसेस के अलावा इन नोट्स ने एक और जबरदस्त टेक्निकल क्लासिफिकेशन दी गई है मैकेनिकल वेव्स वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ये कंपैरिजन तो मीडियम वाले पॉइंट को और भी क्लियरली जस्टिफाई कर देता है। हाँ, जहां तक मुझे समझ आया, साउंड और स्प्रिंग वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए फिजिकल मैटर की जरूरत होती है। बिना मास के वाइब्रेशन ट्रांसफर कैसे होगा? इसीलिए मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। लाइट, रोशनी, उसका नेचर बिल्कुल अलग है। रोशनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे ट्रैवल करने के लिए किसी मैटर की कोई जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली वैक्यूम में से गुजर सकती है। यही वजह है ना कि सूरज से आने वाली रोशनी हमें मिल जाती है, पर वहां होने वाले बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स की आवाज हम तक नहीं आती। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। और ये भी याद रखने वाली बात है कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने बिहेवियर में हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं। तो यहाँ तक हमने ये साफ कर लिया कि साउंड एनर्जी असल में एक मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। पर अब एक नया सवाल दिमाग में आता है। अगर हवा को हम अपनी आंखों से देख पाते तो साउंड वेव के चलने पर हवा आखिर दिखती कैसी? इसका जवाब नोट्स के अगले हिस्से में है, जहाँ कंप्रेशंस और रेरेफैक्शंस को विजुअली समझाया गया है। मैं डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ कीजिए, उससे समझना आसान हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में एक ट्यूनिंग फोक का डायग्राम है जिसके ठीक आगे हवा के पार्टिकल्स को छोटे छोटे डॉट्स से ड्रॉ किया गया है, और ये डॉट्स एक बराबर नहीं फैले हैं। एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है ना? नहीं, कहीं पर ये डॉट्स बहुत घने हैं, एक दूसरे के काफी पास हैं, और कहीं पर ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। ये जो अनइवन डॉट्स है ना, ये असल में हवा की बदलती हुई डेंसिटी का एक मैप है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव हवा से गुजरती है तो वो लगातार प्रेशर के दो अलग अलग फेजेस क्रिएट करती है। तो इसमें पहला फेज कौन सा होता है? पहला फेज है कंप्रेशन। जैसा नोट्स बताते हैं, ये मीडियम का वो हिस्सा है जहां पार्टिकल्स एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब आ जाते हैं, क्लोजेस्ट टुगेदर। तो जब इतने सारे पार्टिकल्स एक छोटी सी जगह में दब जाते हैं तो नेचुरली वहां हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी हो जाती होगी। एग्जैक्टली। यहां पार्टिकल्स का आपसी मूवमेंट एक दूसरे की तरफ होता है। और अगर इस वेव को हम किसी ग्राफ पर प्लॉट करें जहां प्रेशर मेजर हो रहा हो, तो ग्राफ कैसा दिखेगा? तो ये कंप्रेशन उस ग्राफ के सबसे ऊंचे बिंदु की तरह दिखेगा, जिसे फिजिक्स में क्रेस्ट कहा जाता है। समझ गए। और इस क्रेस्ट के ठीक बाद जो दूसरा फेज आता है उसे नोट्स में रेरेफैक्शन कहा गया है। रेरेफैक्शन में क्या होता है? क्योंकि पहले फेज में एक जगह पर बहुत पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए थे तो आसपास के इलाके में पार्टिकल्स की कमी हो जाती है। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो रेरेफैक्शन वेव का वो हिस्सा है जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से सबसे दूर होते हैं, फारदेस्ट अपार्ट। यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट होती है, एकदम
लो प्रेशर और लो डेंसिटी। और ग्राफ पर ये कैसा दिखेगा? ग्राफ पर ये एक डीप डिप या घाटी जैसा दिखता है, जिसे टेक्निकल टर्म में ट्रफ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आवाज जब ट्रैवल करती है तो वो हवा में हाई प्रेशर कंप्रेशंस और लो प्रेशर रेरिफैक्शंस की एक सीरीज होती है, जो ट्रेन के डिब्बों की तरह लगातार आगे बढ़ती रहती है। और यही लगातार प्रेशर वेरिएशंस हमारे कान के पर्दे पर टकराते हैं और उसे वाइब्रेट करते हैं। ये सब कितना कनेक्टेड है। बिल्कुल। अब जब हम वेव का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर समझ चुके हैं तो बस इस साउंड वेव की कैरेक्टर मैपिंग बाकी रह जाती है। सोर्सेस का सबसे ज्यादा डीप फोकस फ्रीक्वेंसी और उसके ह्यूमन परसेप्शन यानी पिच पर है। तो फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है नोट्स के हिसाब से? उसकी डेफिनेशन सीधे टाइम से जुड़ी है। 1 सेकंड के अंदर कोई वाइब्रेटिंग सोर्स जितनी बार ऑसिलेट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर इसे वेव वाले स्ट्रक्चर से जोड़कर देखें तो 1 ऑसिलेशन का मतलब हुआ 1 पूरा कंप्रेशन और 1 पूरा रेयरफैक्शन मिलाकर। यानी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी कंप्लीट वेव्स गुजरती हैं, वही संख्या उस वेव की फ्रीक्वेंसी है। इसको डिनोट करने के लिए हम लेटर्स F या N का यूज करते हैं, और कई बार ग्रीक लेटर नू का भी इस्तेमाल होता है। इसकी SI यूनिट हर्ट्ज होती है, जिसे HZ लिखते हैं, जो कि इस इफेक्टिवली पर सेकेंड यानी s⁻⁻1 के बराबर होता है। ये तो हो गया प्योरली ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, जिसे नापा जा सकता है। पर अब आती है मेरी फेवरेट चीज, जहां ये पूरा फिजिक्स हमारे बायोलॉजी और दिमाग से जुड़ता है। मेरा मतलब है पिच से। पिच यानी तारत्व। सच कहूं तो इन नोट्स का ये सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा लगा मुझे। हाँ, क्योंकि नोट्स एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि पिच इज रिलेटेड टू हाउ द ब्रेन अंडरस्टैंड्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है पिच फिजिकल दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे नापा जा सके। हवा में फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, पर पिच तो सिर्फ हमारे दिमाग का अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल। दिमाग इन ऑसिलेशंस को जिस तरह से डिकोड करता है, वो एहसास पिच कहलाता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ उदाहरणों से और क्लियर किया जा सकता है, जैसा नोट्स में लिखा है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो तो दिमाग उसे कैसा समझता है? जब सोर्स बहुत फास्ट वाइब्रेट करता है, यानी 1 सेकंड में साइकिल्स काफी ज्यादा होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हमारा ऑडिटरी सिस्टम इसे पकड़कर दिमाग को सिग्नल देता है, और दिमाग इसे एक हाई पिच की तरह समझता है। हाई पिच मतलब काफी तीखी और पतली आवाजें, जैसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज या फिर किसी सीटी या विसल की आवाज। हाँ, ये श्रिल साउंड्स होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वाइब्रेटिंग सोर्स थोड़ा बड़ा हो या धीमा वाइब्रेट करे तो क्या होगा? तो 1 सेकंड में बनने वाले ऑसिलेशंस कम होंगे, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। और जब ये लो फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग तक जाती है तो दिमाग उसे लो पिच इंटरप्रेट करता है। यानी आवाज काफी भारी और बेस से भरी हुई लगती है, जैसे एक बड़े ड्रम की धमाक या किसी शेर की दहाड़। एग्जैक्टली। दोनों आवाजें एनर्जी कैरी करती हैं, दोनों ही हवा का प्रेशर बदलती हैं, पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेट के फर्क से दिमाग पूरा अनुभव ही बदल देता है। सच में ये फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन फिजिक्स और बायोलॉजी का क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो अगर इस चर्चा को मैं थोड़ा समेटने की कोशिश करूं तो आज हमने साउंड की एक पूरी एनाटॉमी समझ ली है। हाँ, बिल्कुल, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कैसे एक कंपन पैदा होता है, कैसे वो हवा में कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस की ट्रेन बनकर बिना पार्टिकल्स को आगे भेजे ट्रैवल करता है, और कैसे दिमाग मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी को एक आवाज या पिच में बदल देता है। मुझे लगता है नोट्स ने इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को वाकई बहुत क्लियर और अप्रोचेबल बना दिया। पर एक विचार है जो मैं जाने से पहले यहाँ छोड़ना चाहूंगा। हाँ जरूर, किस बारे में? हमने पिच को समझते वक्त देखा कि ये दिमाग का इंटरप्रिटेशन है, पर जरा उन फ्रीक्वेंसीज के बारे में सोचिए जिन्हें हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता। आप इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जैसा कि हाथी और वेल्स समंदर के अंदर इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर चमगादड़ जो अल्ट्रासाउंड यूज करके अंधेरे में रास्ता खोजते हैं। उनकी रेंज हमारी हियरिंग रेंज से बिल्कुल बाहर होती है। तो सोचिए, अगर उन जानवरों का दिमाग इन अलग फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस करता है तो उनके लिए दुनिया का नजरिया कैसा होगा? क्या उन्हें साउंड से दुनिया के शेप और टेक्सचर दिखते होंगे जैसे हमें रोशनी से दिखते हैं? ओए वाओ, ये तो एकदम अलग ही परसेप्शन हो गया दुनिया का। हम जो सुन रहे हैं वो तो रियलिटी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है फिर। बिल्कुल।
ये एक ऐसी चीज है जिस पर सभी को खुद से थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए कि अलग-अलग स्पीशीज साउंड को कैसे अनुभव करती हैं। ये सच में दिमाग को और सोचने पर मजबूर कर देने वाला टॉपिक है। जिनको इन नई फ्रीक्वेंसीज और एनिमल परसेप्शन के बारे में और पढ़ना है, उनके लिए एक नए डाइव का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, नए डीप डाइव्स का रास्ता यहीं से खुलता है। खैर, हमन आज की इन डिटेल सॉसेस को लाइन बाय लाइन समझने की ये चर्चा यहाँ संपन्न होती है। इस फिजिक्स और मैकेनिक्स को हमारे साथ समझने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद और उम्मीद है आगे और भी नई बातें जानने को मिलेंगी। बिल्कुल। तब तक के लिए अलविदा।